आप देख रहे हैं अटेंशन, और अटेंशन में बात होगी मोहन की भक्ति। जन्माष्टमी पर मोहन सरकार कष्टमय नजर आई। सीएम डॉक्टर मोहन यादव कई कार्यक्रमों में शामिल हुए और इस दौरान मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि प्रदेश के हर ब्लॉक में बरसाना की तर्ज पर एक वृंदावन गांव विकसित किया जाएगा। इससे पहले मोहन सरकार राम वन पथगमन की तर्ज पर श्री कृष्ण पाथे बनाने का ऐलान कर चुकी है। इस पर अब कांग्रेस निशाना साध रही है और सरकार की ओर से धार्मिक आयोजन करवाने पर सवाल उठा रही है। लेकिन सवाल ये है कि भगवान राम के बाद श्री कृष्ण पर जोर देने के क्या मायने हैं? क्या बीजेपी फिर हिंदुत्व के एजेंडे पर लौट रही है? हाथी घोड़ा पाल की, हाथी घोड़ा पाल की। हिंदुत्व के मुद्दे को धार देने में जुटी बीजेपी जन्माष्टमी धूमधाम से मना रही है। सरकार की तरफ से हो रहे ये धार्मिक आयोजन के मायने क्या है, अब ये सवाल पूछा जा रहा है। जाहिर है कि राम पथगमन की तरह श्री कृष्ण तीर्थ क्षेत्र विकसित करने पर भी सरकार का फोकस है। प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ये ऐलान कई मंचों से कई दफा कर चुके हैं और अब एक और ऐलान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया है। अब राज्य सरकार प्रदेश के हर विकास खंड में कम से कम एक गांव को बरसाना की तर्ज पर विकसित करेगी। इन्हें वृंदावन ग्राम का नाम दिया जाएगा। इन गांव के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण के आदर्श और सिद्धांतों का प्रसार किया जाएगा। इसके अलावा हर नगरीय निकाय में एक गीता भवन केंद्र भी बनेगा। हर स्थान पर नगरीय निकाय के माध्यम से गीता भवन की स्थापना की जाएगी। गीता भवन बनाने का काम हमारी सरकार ने निर्णय किया है और गांवों के अंदर भी अपने यहाँ तो दूध दही की नदियां बहती थी ऐसा माना जाता है, तो कम से कम एक ब्लॉक के अंदर एक गांव हमारा बरसाना के नाते से जाना जाएगा। गोकुल बरसाना नंद बाबा के गांव की तरह, जहां पर अपने गांव में सभी आदर्श स्थापित किए जाएंगे, जिसके माध्यम से हमारी प्राचीन संस्कृति फिर पुष्पित पल्लवित हो, फिर उसको लोग समझे जाने। लड्डू गोपाल के प्रति डॉक्टर मोहन यादव का झुकाव किसी से छिपा नहीं। ये बीजेपी की हिंदुत्व की लकीर को भी आगे बढ़ाने में मददगार है। लिहाजा मोहन सरकार एक के बाद एक फैसले लेती जा रही है। हालांकि कांग्रेस इन कार्यक्रम और आयोजनों को राजनीति के चश्मे से देख रही है और फिर बीजेपी पर धर्म के नाम पर राजनीति का आरोप लगा रही है। राम वन पथगमन तो ये बना नहीं पाए 20 साल में, तो भगवान राम ने उन्हें दंड दे दिया है। अब कृष्ण जी के नाम पर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब भी जो है काम गलत होते हैं, झूठ होते हैं, तो उसका दंड जो है प्रभु देते हैं। वो सब देख रहा है, ऊपर वाले के ही हाथ में सारे सबकी डोर है। मध्य प्रदेश सरकार ये सब चोचले करने के पहले इस बात की बताए कि वो कहाँ है गोकुल ग्राम बनाए थे ना, वो भी तो भगवान कृष्ण के ही नाम पे बने थे। कहाँ है वो गोकुल ग्राम? एक भी गोकुल ग्राम की सूची जारी करे मध्य प्रदेश की सरकार। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि बीजेपी फिर अपने हिंदुत्व के एजेंडे पर ही वापस लौट रही है, क्योंकि जिस तरह अयोध्या और भगवान राम का मुद्दा बीजेपी के लिए फायदेमंद रहा, अब उसी तरह मथुरा और श्री कृष्ण का मुद्दा गूंजने लगा है और उसकी कोशिश है कि वो हिंदुत्व की लाइन के आसपास ही अपनी रणनीति बनाए रखे, ताकि कांग्रेस कुछ बोले तो भी फंसे और ना बोले तो भी। हालांकि सवाल तो ये भी है कि जिस तरह के आयोजन बीजेपी कर रही है, वर्तमान में इस तरह के कार्यक्रम करने की जरूरत कांग्रेस को ज्यादा है, ताकि वो अपनी हिंदू विरोधी छवि को सुधार सके। हाथी घोड़ा पाल की, आज इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया भी हमारे साथ जुड़ेंगे। बहुत स्वागत है खिलावन जी आपका अनादि टीवी में। जी। और अभी तक राम मंदिर निर्माण के पहले की बात करें या अब उसके बाद का जो नया रिज्यूम हम देख रहे हैं मोहन यादव सरकार का, कृष्ण भक्ति पर सरकार का जोर, चाहे उनसे जुड़े हुए धार्मिक स्थलों के उन्नयन की बात हो या उससे जुड़ी तमाम सारी घोषणाएं,
और जैसा हमने देखा था जब बाबूलाल गौर मुख्यमंत्री बने थे तो गोकुल गांव की एक बात हुई थी, और अब उसी तर्ज पर बरसाना गांव की एक बात हो रही है जिसमें जो मवेशी पालन है उनको रियायत मिलना है, चाहे जो दूध उत्पादक हैं उनको रियायत मिलना है। कैसे इसको देखा जाए? देखिए मनोज जी, भाजपा पहले से ही धार्मिक एजेंडे पर काम करती रही है, और राम के बाद राम को केंद्रित करके जिस तरह से देश भर में एजेंडा चलाया गया, अयोध्या में राम मंदिर की श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में बने विशाल मंदिर में, ये सब बातें लगातार होती रही, और उसका चुनावी लाभ भी निश्चित रूप से बीजेपी को मिला है। और इसी तर्ज पर फिर से मध्य प्रदेश में, खासतौर पर मध्य प्रदेश में जिस तरह से श्री कृष्ण जी को केंद्रित करके, भगवान श्री कृष्ण पर केंद्रित होकर के जिस तरह से काम किया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि एक और धार्मिक एजेंडा को आगे बढ़ाने की लगातार कोशिश की जा रही है, और कितनी सफलता मिलती है ये तो आने वाले दिन ही बताएगा। लेकिन युद्ध स्तर पर उस पर काम हो रहा है। जिस तरह से उन्होंने निजी और सरकारी स्कूलों में श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाने की घोषणा कर दी सरकार ने, और इसकी आलोचना भले ही हुई, कांग्रेस ने तो खुलकर नहीं कहा, लेकिन मुस्लिम पक्ष के लोगों से कई तरह की प्रतिक्रियाएं मिली, और इसमें कांग्रेस के विधायक भी शामिल थे। आरिफ मसूद की बात करें, कांग्रेस के विधायक, वो मैं उनको कांग्रेस का अधिकृत बयान नहीं मानता, क्योंकि वो मुस्लिम वर्ग नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कांग्रेस विधायक भाई पार्टी से है तो मानना तो पड़ेगा ना। हाँ, जो आगे मैं कहना चाहता था, देखिए जिस तरह से राम वनगमन पथ का निर्माण मध्य प्रदेश में हो रहा है, और लंबा मध्य प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा जो पूर्वी मध्य प्रदेश है वो लगभग उसमें कवर हो रहा है, और कई तरह के निर्माण कार्य उसमें शुरू किए गए। हालांकि जिस गति से होना चाहिए राम गमन पथ का निर्माण, बजट के अभाव में उस पर बहुत ज़्यादा काम नहीं हो पा रहा है। लेकिन हम इसी तुलना में, मध्य प्रदेश की तुलना में यदि छत्तीसगढ़ में देखें, तो छत्तीसगढ़ में राम गमन पथ को लेकर के जिस तरह से तेजी से काम किया जा रहा है, या भूपेश सरकार के कार्यकाल में जो काम शुरू किए गए थे उसमें और लगातार तेजी आती जा रही, इससे लगता है कि राम गमन पथ को लेकर के काफ़ी गंभीर है भाजपा की, जहाँ भी के सरकार है जिस स्टेट में। लेकिन अब नया एजेंडा के रूप में जिस तरह से श्री कृष्ण जी को लाया गया है, और श्री कृष्ण जी को ला करके जिस तरह से भाजपा उसका राजनीतिक लाभ लेना चाह रही है, तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा जगह जो है श्री कृष्ण जी की को लेकर के नहीं है, श्री कृष्ण जी की यादों को लेकर के, या उनके आगमन को लेकर के, या वहाँ इष्टे को लेकर के। लेकिन हाँ, कुछ गांव ऐसे हैं, जैसे उज्जैन में ही 2 जगह है, उज्जैन में नारायणा गांव है, संदीपनी आश्रम है, इंदौर में जाना पाव है, और धार में अजमेरा है। इस तरह से जी, धार में है अजमेरा, हाँ, अमझेरा, जिसमें कल मुख्यमंत्री जी गए थे, और वहीं से उन्होंने घोषणा की थी कि मध्य प्रदेश में हम एक गांव को, प्रत्येक विकासखंड में एक गांव को जिस तरह से बरसाना गांव के रूप में विकसित करेंगे, और उसमें बरसाना गांव में क्या क्या होगा या आगे आने वाले दिनों में पता चल पाएगा, लेकिन विकसित करने की बात हो रही है। उसी तरह से प्रत्येक नगरीय निकाय में जिस तरह से गीता भवन, हालांकि गीता भवन बहुत सारे नगरीय निकायों में है, बड़ी बड़ी जगहों पे है गीता भवन, लेकिन नए सिरे से जिस तरह से गीता भवन स्थापित इंदौर में भी एक बड़ी चर्चित जगह गीता भवन चौराहे कहलाता है वो। हाँ, कई जगह है, प्राय मुझे लगता है कि 80% 75% शहरों में गीता भवन है कई जगह। तो मुझे लगता है कि इस बात को लेकर के जिस तरह से चर्चा शुरू हुई है, और जिस तरह से भाजपा इस एजेंडे पर आगे बढ़ करके एक और अपने धार्मिक एजेंडे को और बढ़ाने का प्रयास कर रही है, तो मुझे लगता है कि देखिए, एक और महत्वपूर्ण बात ये कहना चाहूँगा, आपने पूर्व मुख्यमंत्री का जिक्र किया था, बाबूलाल यादव थे, बाबूलाल गौर जी यादव थे वो भी, लेकिन उनका
दायरा जो है वो जो श्री कृष्ण के को लेकर के जो काम करने का दायरा था वो नहीं, जैसे बिल्कुल वो तो गोकुल अलग ग्राम तरीका था। उन्होंने तो उत्तर प्रदेश में भी इसकी बात की थी, इस तरह के गाँव की। गोकुल गांव के स्थापना की बात की थी उसने कि गोकुल गांव में धार्मिक आधार नहीं था, नहीं था बिल्कुल। एक विकसित पूरी तरह से एक विकास की गतिविधि चलाने की बात हुई थी। और जिस तरह से मोहन यादव भी यादव हैं, यदुवंशी हैं, और जिस तरह से उन्होंने एक बड़े व्यापक पैमाने व्यापक एजेंडा के रूप में इसे सामने लाया, तो मुझे लगता है एक तो वो अपने यदुवंशी होने का के यदुवंशी कुल में पैदा होने के बाद को भी आगे बढ़ा रहे हैं, दूसरा भाजपा के धार्मिक एजेंडे को भी आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से आज मध्य प्रदेश में कई शहरों में जिस तरह से आयोजन किया जा रहा है, जेलों में आयोजन, प्राय प्रत्येक जेलों में रात 12 साढ़े 12 ये तो हम देखते हैं हर साल जन्माष्टमी पर, क्योंकि जेल होता ही है, जेलों में तो होता ही है, लेकिन जिस तरह से स्कूलों में अनिवार्य किया गया है वो ये एक महत्वपूर्ण बात है। और मध्य प्रदेश के कई शहरों में जिस तरह से धार्मिक आयोजन चल रहे हैं सरकारी तौर पे, सरकारी व्यवस्था के तहत, तो मुझे लगता है कि ये सब नवाचार है, नई चीज है, जो निश्चित रूप से भाजपा को जो है धार्मिक एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम करेगा। जी तो प्रभु जी, धार्मिक एजेंडा तो है, लेकिन हम कह सकते हैं कि एक ऐसे स्थानों का चयन या ऐसी चीज़ें जो लोगों को पता तो थी लेकिन उतनी पॉपुलर नहीं थी, कि अगर उज्जैन गए तो ये पता है कि भगवान कृष्ण ने सांदीपनि आश्रम में शिक्षा ग्रहण की थी, लेकिन अमझेरा की बात कर लें, नारायणा गांव की बात कर लें, या दूसरे और स्थलों की बात कर लें, हम वो उतनी ज़्यादा उनका जिक्र होता नहीं था। कभी कभार गाए बेगाए जब त्यौहार कोई आ जाता था तब उनका जिक्र हो जाता है। लेकिन अब सरकार जिस पैमाने पर बात कर रही है, और आज ही राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने भी कहा है कि भरतपुर के जिस गांव जो पूतड़ी का एक लोटा गांव है, तो उस गांव से लेके वो पूरे उज्जैन तक एक रूट बना रहे हैं कि भरतपुर से कोटा, कोटा से झालावाड़, झालावाड़ से उज्जैन, जिन रास्तों से होते हुए भगवान कृष्ण उज्जैन तक आए थे शिक्षा ग्रहण की, उस पूरे को एक कॉरिडोर में बदलने का प्रयास है। तो दोनों चीज़ों में धार्मिक पर्यटन भी हो रहा है, जो हिंदुत्व के एजेंडे की बात है वो भी हो रहा है, और नए स्थानों के बारे में अगर लोगों को पता चल रहा है तो बुराई क्या है? देखिए मनोज जी, राम वनगमन पथ का भी जिक्र किया, और श्री कृष्ण पाथे यदि वहाँ से हम लेते हैं मथुरा वृंदावन से यहाँ तक उज्जैन तक आना और लौटने का रास्ता, तो मुझे लगता है दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बिल्कुल, वो लाखों साल पुरानी बात है राम की, लेकिन आपको राम के अवशेष उनके पूरे पदमार्ग पे मिलेंगे। राम जहाँ जहाँ से गुजरे, जहाँ जहाँ गए, जैसे गए, क्योंकि करीब 12 साल उन्होंने मध्य प्रदेश में चित्रकूट में बिताए थे, तो राम के जो है पद चिन्ह हैं, वहाँ पर उनकी निशानियाँ मौजूद हैं, लोगों को इन स्थानों की आस्था हमेशा से है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की बात करें तो कृष्ण को लेकर वृंदावन में बहुत कुछ है, कृष्ण को लेकर मथुरा में बहुत कुछ है, कृष्ण को लेकर बाकी द्वारिका में है, कृष्ण को लेकर उज्जैन में संदीपनी आश्रम का जिक्र हम सुनते हैं। जो भी उज्जैन महाकाल के दर्शन करने जो भी जाता होगा, आप मान के चलिए 95% भक्त जो है वहाँ पर संदीपनी आश्रम भी जाते हैं, कि भगवान कृष्ण ने वहाँ पर शिक्षा ग्रहण की थी। लेकिन अमझेरा के जिक्र यदि हम करें तो अमझेरा में क्या एक युद्ध लड़ा था रुक्मिणी के लिए। जानापा थोड़ा दुर्गम स्थल है, भगवान परशुराम की जन्मस्थली माना जाता है, तो परशुराम से वहाँ पर उन्होंने सुदर्शन चक्र लिए प्राप्त अर्जित किया था उनको प्रसन्न करके, तो वो स्थिति है। तो वहाँ पर वैसी कोई अभी तक सुविधाएं नहीं थी, इसलिए वो उतना चर्चा में था, और अभी भी चर्चा में है। तो परशुराम को लेकर चर्चा में है, ना कि कृष्ण को लेकर चर्चा में, लेकिन वो नई चर्चा में यदि लाया जा रहा है तो इससे धार्मिक पर्यटन बढ़ेगा। लेकिन जहाँ तक श्री कृष्ण पाथे यदि हम वहाँ से बनाने की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से मथुरा से लेकर राजस्थान होते हुए, तो हमको गोवर्धन परिक्रमा पथ पे तो बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जो कि भरतपुर जिला भी उसमें आता है कुछ हिस्सा, लेकिन बाकी जगह पे वैसे कोई निशानियां नहीं है, उस तरीके कोई प्रतीक नहीं है कि भगवान इसी रास्ते से गए थे। तो इसलिए उस तरीके की स्थितियां अभी जो कहना बहुत अच्छी घोषणा है दोनों मुख्यमंत्रियों की, लेकिन उसको यदि अध्ययन किया जाए पुराने जो किताबें हैं उनको देखते हुए, तो उसके बाद यदि उसको बनाया जाए तो बहुत बेहतर होगा। जहाँ तक राम वनगमन पथ की बात है तो मनोज जी शायद ये निराशाजनक है कि 20 साल हो गए राम वनगमन पथ को। लगभग 2006 में पहली बार इसका जिक्र किया गया था मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। छत्तीसगढ़ ने तो बना लिया बहुत कुछ हिस्सा, मध्य प्रदेश में अभी तक काम ही शुरू नहीं हो पाया है। सरकारें आती रही, कांग्रेस सरकार रही, उसने भी यही बात की, लेकिन काम शुरू नहीं हो पाया। तो शायद वो स्थिति यहाँ पर राम वनगमन पथ को लेकर थोड़ी सी दिखाई दे रही है। जी
तो उज्जैन के विकास की बात है या कृष्ण के आराधना स्थल की बात है तो निश्चित तौर पर उसको लेकर स्वागत योग्य कदम है। और जहाँ तक जो दूसरी बात आप कर रहे थे कि वृंदावन गांव बनाए जाएंगे या बरसाना गांव बनाए जाएंगे, तो मुझे याद आता है जो आपने भी जिक्र किया है गोकुल गांव का, बाबूलाल गौर एक गोकुल गांव के आदर्श संकल्पना लेकर आए थे जो उस समय चली नहीं, क्योंकि जब तक मुख्यमंत्री रहे तभी तक वो उस पर काम हुआ और काम उसका आगे गति बढ़ पाता, उसके पहले वो मुख्यमंत्री पद से हट गए। आने वाले मुख्यमंत्री ने उस चीज़ को तरजीह नहीं दी। जो पंचज का हुआ उमा भारती के उमा भारती के जो पंचज का हश्र हुआ था वही गोकुल ग्राम का हश्र हो गया, वही अयोध्या बस्ती का हश्र हो गया। लेकिन छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस की 5 साल सरकार चली है उसने लगभग उसी कॉन्सेप्ट को लेकर नरवा घुरवा बाहरी गोठान अभियान चलाया था। बिल्कुल गायों पर फोकस करके उन्होंने किया, उन्हें गायों को जो है गोबर तक सरकार ने खरीदा और उस कॉन्सेप्ट को कई राज्यों ने अपने में जो है कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने अपने अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल किया। सरकार ने भी अपने जो मध्य प्रदेश सरकार ने भी बीजेपी ने जी तो इस चीज़ें इस तरीके की जो चीज़ें हैं तो वो देखा जाना चाहिए कि क्या वाकई इस कॉन्सेप्ट के जरिए गांव वाकई में आदर्श ग्राम बन सकते हैं। जो गायों की समस्या शहरों से लेकर गांव तक है, सड़क पर है, नेशनल हाईवे पर है, वो खत्म हो सकती है। मुख्यमंत्री ने बहुत अच्छी घोषणा की कि कांजी हाउस बंद कर देंगे। बिल्कुल उसी बात था कि एक जो अच्छी घोषणा, क्योंकि अभी तक होता ये था कि ऐसी घोषणा है कि जैसे वृद्धाश्रम है, सरकार कहती वृद्धाश्रम बढ़ाएंगे, गौशालाएं बढ़ाएंगे, कांजी हाउस की बात होती बढ़ाएंगे, बढ़ाया क्यों जाए। कांजी हाउस के बाद जो मनोज जी वो मुख्यमंत्री ने बहुत अच्छी बात कही, हमने अभी सुना आज। उनने कहा कि गाय यदि आवारा घूम रही है, सड़क पे आ रही है, तो गाय का क्या दोष कि हम उसको सजा दें। कांजी हाउस एक तरीके की जेल ही है गाय के लिए। उसके मालिक को सजा दी जानी चाहिए जिसने उसको अपने घर पे नहीं रखा, जिसने उसको जो है खुले में घूमने के लिए मजबूर किया है। तो निश्चित तौर पे सरकार को प्रावधान ये करना चाहिए कि उस पशु मालिक पर, चूंकि अब तो टैग लग गए हैं ज़्यादातर पशुओं पे, तो उनकी पहचान हो सकती है कि कौन किसका है, तो उसके पशु मालिक पर तगड़ा जुर्माना लगाया जाए। उस गाय को मुख्यमंत्री ने कहा कि कांजी हाउस चूँकि वो गाय की क्षमता यदि 100 की है तो पता चला 500 भरी हुई हैं, खाने का चारा नहीं मिल रहा है और उनको बड़का अनहाइजीनिक तरीके से वहाँ पे रखा जाता है, क्योंकि सजा बतौर रखा जाता है। तो उन्होंने कहा कांजी हाउस बंद करके इस जगह गौशाला खोलेंगे जहाँ पर गायों की सेवा हो। और एक बड़ी बात और मुख्यमंत्री ने कही है कि जो भी गौ पालन करेगा, 10 गाय जो रखेगा तो सरकार उसको अनुदान देंगे। दूध खरीदी पर सरकार जो है बोनस देने जा रही है, अनुदान जी। तो इस तरीके के जो अच्छे घोषणाएं मुख्यमंत्री ने की है, कॉन्सेप्ट यही है कि जो आवारा गायें घूम रही हैं उनको लोग पालें, गांव में लोग अपने गायों को रखें, उससे उनको आय भी बढ़ाएं वो। और तो जैसे हमने कहा कि गोबर खरीदी से लेकर तमाम चीज़ें, गोमूत्र तक बिकता है, गाय की सारे उत्पाद आज बिक्री योग्य हैं। कंडे होंगे उसके तो वो भी बिकते हैं। तो गाय एक ऐसा, चूँकि हम बचपन में ही पढ़ा करते थे गाय हमारी माता है, कामधेनु। हाँ, तो वो कॉन्सेप्ट है गाय से ही, मतलब शुरू से लेकर अंत तक गाय जो है पूरी तरह वरदान की तरह होती है। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ी बात है। जहाँ तक गीता भवन बनाने की बात है मनोज जी, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये भी सिखाया जाना चाहिए कि जो गीता का मूल उद्देश्य है कर्मण्यवादी का रस्ते माँ फलेशु कदाचना वाला, ये नहीं सिखाना चाहिए जो मंदिरों में शाम की आरती के समय जो मलूक दास जी की हम भजन गाते हैं कि तुलसी अजगर करे ना चागरी, पंछी करे ना काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो जो मुफ्त की जो स्कीम के चक्कर में जो जनता बैठी इंतजार करती रहती है, तो उसके बजाय उसको कर्म की शिक्षा यदि दी जाए, कृष्ण के जन्माष्टमी के अवसर पर ये संकल्प लिया जाए कि कर्म प्रधान प्रदेश बने, हर व्यक्ति कर्म करे, अपना योगदान दे प्रदेश के विकास में, उससे अपनी आय अर्जित करे, अपने परिवार का भला करे, तो शायद ये बहुत बेहतर कॉन्सेप्ट होगा। तो बेहतर कॉन्सेप्ट होगा खिलावन जी। और जिस प्रकार से आपने हिंदुत्व की बात की या बाकी जो, तो ये बार बार ऐसा क्यों होता है कि बीजेपी की सरकार ऐसा कोई भी धार्मिक चीज काम पे आगे बढ़ती तो उसको हिंदुत्व से जोड़ दिया जाता है। जो आपने जिक्र किया प्रभु जी ने भी, छत्तीसगढ़ में उससे ज़्यादा काम हुआ है, लेकिन वहाँ उसको उससे नहीं जोड़ा जाता है। देखिए, निश्चित रूप से मैं प्रभु जी के बातों से सहमत हूँ। और मैंने कई जगह खुद छत्तीसगढ़ से रहने वालों के लिए आता जाता हूँ तो देखता हूँ कि राम गवन पथ का निर्माण बहुत तेजी से वहाँ हो रहा है। काम भूपेश सरकार ने तो खासतौर पर बहुत बेहतर काम किया था उसमें। मैं इस बात से भी सहमत हूँ प्रभु जी की कि जिस तरह से मुख्यमंत्री ने गाय को केंद्रित करके जो बात कही, कल कही थी अंधेरा में, और जिस तरह से गाय को केंद्रित करके लगातार काम किए जा रहे हैं, निश्चित तौर पे बहुत बेहतर काम है वो। और आने वाले दिनों में मुझे लगता है न सिर्फ हमको आवारा पशुओं से मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि गौ वंश पालकों को बहुत सुविधाजनक दृष्टि से काम करने का मौका मिलेगा और दूध उत्पादन में भी वृद्धि होगी। लेकिन मुझे लगता है जिस तरह कांजी हाउस को बंद करके जो
गौशाला हैं उनको उनको प्रोत्साहित करने की, ज़्यादा से ज़्यादा गौशाला स्थापित करने की बात कही जा रही है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ सरकार से आपके माध्यम से कि वर्तमान में जो गौशालाएं हैं, चाहे वो शासकीय तौर पे चलाई जा रही हो, चाहे स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा चलाई जा रही हो, लेकिन उस गौशाला में जो स्थिति है गायों की या गौवंशों की जो स्थिति है, उस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। लगातार आपके माध्यम से भी, हम समाचार पत्रों के माध्यम से भी हम लगातार पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं कि गौशालाओं में गायों की मौत की लगातार घटनाएं हो रही हैं, उन्हें चारा नहीं मिल पा रहा है। वो राजधानी की गौशाला की अभी 4-5 दिन पहले एक रिपोर्ट छपी थी जिसमें लगातार मांग की जा रही कि वहाँ काम करने वाले कर्मचारी की जरूरत है, लेकिन नगर निगमों में कर्मचारी उपलब्ध नहीं कर रही है पिछले 2-3 सालों से। तो इस तरह की अव्यवस्थाएं हैं, उसको पहले दूर कर लें। वर्तमान में जो हमारे पास गौशालाएं हैं उसकी व्यवस्था को पहले दुरुस्त किया जाना चाहिए। निश्चित तौर पर, लेकिन सरकार के दिमाग में भी जो आप कह रहे हैं वो तो हो गई ना। लेकिन प्रभु जी, एक और चीज है कि जो गाय और बाकी चीजें कृष्ण जी को लेकर फोकस है, तो ऐसा नहीं कि अचानक से भी हो रही है। लोकसभा चुनाव की शुरुआत जब हुई थी, प्रचार के लिए जब मोहन यादव गए थे उत्तर प्रदेश तमाम जगह, तो उन्होंने श्री कृष्ण जन्मभूमि का जिक्र किया था। अदालत में मुकदमों का दौर जारी है, राम जन्मभूमि मंदिर बन गया, निर्माण चल रहा है। तो सेकंड मंदिर की जो बात हो रही कृष्ण जी को लेके, तो क्या एक रणनीति के तहत बीजेपी ने डॉक्टर मोहन यादव को आगे किया एक माहौल बनाने के लिए इसको लेकर? हो सकता है मनोज जी, जो गाय भी है, कृष्ण भी है, हो सकता है मनोज जी जो आप कह रहे हो, ये निश्चित तौर पर ये भी हो सकता है एक पक्ष बीजेपी का इसके पीछे कि एक तो यदुवंशी हैं मोहन यादव जी, कृष्ण के वंशज माने जाते हैं, तो उनके जरिए कृष्ण के पुनरुत्थान स्थापना की इस तरीके की बात हो रही हो कि जिसका असर वहाँ तक पड़े। लेकिन ये मध्य प्रदेश क्या पूरे देश में जन्माष्टमी का पर्व हर्षोल्लास से हर साल मनाया जाता है। और चूँकि अब की बार मुख्यमंत्री उस वंश के हैं तो कुछ ज़्यादा ही हमें उसको कलेवर फ्लेवर देते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये कार्यक्रम लगातार होते रहे पूरे प्रदेश में, उसी तरीके से होते हैं। लोग अपने घर में मनाते हैं, कहीं बाहर भी मनाते हैं। अब एक चीज़ जो अभी जो कही, तो उस पर मैं जरूर कहना चाहूँगा गौशालाओं की बात को लेकर। उत्तर प्रदेश पैटर्न हमको अपनाना चाहिए, हमको कमलनाथ पैटर्न नहीं अपनाना चाहिए कि 5 स्टार गौशाला बनाए, या हमको आगर मालवा का पैटर्न भी नहीं बनाना चाहिए, गौ अभ्यारण्य बनाए। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने नेशनल हाईवे या उन सड़कों पर जहाँ गायें रहती हैं आवारा के तौर पे, वहाँ पे सड़क किनारे, बिल्कुल उसी सड़क के किनारे एक जगह जो भी सरकारी ज़मीन को घेर कर वहाँ पे एक गौशाला बनाई। उस गौशाला में पानी का प्रबंध, चारे का प्रबंध, थोड़ी सी छांव की स्थिति, क्योंकि गाय तो वैसे भी यदि खुली है तो वो तो छांव की उसको ज़रूरत ही नहीं है, तो थोड़ी सी छांव की प्रबंध वहाँ पर किया गया। और उसका मैनेजमेंट उस गौशाला का, और जो पास का गांव है उस गांव की ग्राम पंचायत को दे दिया। गांव वाले अब खुद मैनेजमेंट करते हैं उसका, उसके लिए कर्मचारी रखने की जरूरत नहीं है। तो भ्रष्टाचार नहीं होता यहाँ पर, क्योंकि आप मान के चलिए कि शहरों की तुलना में, शहर में तो हम गाय को रोटी देने कार से जाते हैं, सड़क किनारे गाय को रोटी खिलाकर हम आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन गाँव में गौ सेवक हैं जो सिर्फ गाय की सेवा करने के लिए अपना पूरा जीवन लगा देते हैं। तो ऐसे लोग बहुतायत में वहाँ पर हैं, हर गांव में मिलेंगे। वो लोग उसका प्रबंधन करेंगे, वो गांव वालों से ही चारा बंदोबस्त कर लेते हैं, वो पानी का बंदोबस्त कर देते हैं, खुली गाय दिखती है उसको लाकर वहाँ रख देते हैं। तो जो सड़कों पर जो गायों की जो मौत होती है एक्सीडेंट से टकरा कर, एक तो गाय की मौत होती है, दूसरा इंसानों की मौत होती है। एक तीसरी बात मनोज जी, इस पूरे मामले में गाय की बात है तो हमको देसी गाय का जो है नस्ल उन्नयन का कार्यक्रम पूरी तरह बंद कर देना चाहिए। क्योंकि जैसे आप नस्ल उन्नयन करते हैं तो आपकी जो देसी गाय है उसको पशु मालिक आवारा छोड़ देता है, क्योंकि वो आधा लीटर या 1 लीटर दूध देती है, और जो आपकी उन्नत नस्ल की जो गाय है, संकर नस्ल की, वो 5-7 लीटर दूध देती है। तो ये जो है हमको, क्योंकि हमको A2 मिल्क, हमको ये भी समझना होगा कि जर्सी और ऑस्ट्रेलियन फ्रिजीशियन गाय है, उसका दूध A1 दूध है, जिसको कि विषाक्त माना जाता है, जो कई बीमारियों का घर माना जाता है। भारतीय गाय, चाहे वो देसी गाय हो, चाहे गिर की गाय हो या साहीवाल हो, इसका दूध को A2 मिल्क माना जाता है, जो दुनिया में सबसे अच्छा दूध माना जाता है। अमृत तुल्य कहा गया, इसीलिए हमारे यहाँ गाय को कामधेनु, उसको अमृत कहा गया है। तो वो उसका प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा हो, उस पर फोकस करना चाहिए सरकार को। तो ये भी लोगों को बताना चाहिए, उपभोक्ताओं को, आम आदमी को ये जानकारियाँ सरकार के द्वारा दी जानी चाहिए कि देसी गाय पालिए, देसी गाय का दूध घी का सेवन कीजिए, आप उस पर मत जाइए। जो सबसे पहले तो मुझे लगता है अफसरों को समझाना पड़ेगा, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा प्लानिंग करते हैं कागजों पे और सरकार उसको इम्प्लीमेंट करती है। बहरहाल वक्त इतना ही था, बहुत धन्यवाद खिलावन जी।
तो नमस्कार। कामकाज की दिशा में अच्छी तरह से हम कह सकते हैं कि गाय को लेकर बात करें, श्री कृष्ण को लेकर बात करें, गोकुल धाम की हमने बात की है, वृंदावन की तर्ज पर, बरसाने की तर्ज पर, या जो गीता भवन बनाने की बात है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है, जो हमारे सहयोगी प्रभु जी ने भी कहा है कि कई सारी ऐसी चीज़ों पर आपको फोकस करना पड़ेगा जिससे गाय की चिंता हो, सुरक्षा हो, और ये कागजों तक सीमित ना रहे कि अगर गाय रहेंगी तो बाकी सारी चीज़ें रहेंगी। और गाय अकेली केवल दूध नहीं देती है, गाय एक तरह से कामधेनु है, बहुत सारे गरीब लोगों का उससे परिवार पालन होता है, बहुत सारी चीज़ें उससे फ़ायदा मिलती है। कि जो गाय दूध ना देती वो भी गोबर देती है, उससे उपले बनते हैं, गौमूत्र का आजकल बड़ा प्रचलन है। ये तमाम सारी चीज़ें तो उम्मीद की जाना चाहिए सरकार के साथ साथ उसके अफसर हैं वो भी इस स्तर पर ध्यान जरूर देंगे। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।